Good morning, children. Before I have told you about the permanent settlement and Mahalwari system that is based on the collection of revenue made by the British India. Today I will tell you about the Rayatwari system. The Rayatwari system was a land revenue system in British India introduced by Thomas Munro in 1820 based on system administered by Captain Alexander Reed in the Baramahal district. ये रैयतवारी सिस्टम ये तीसरा सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। ये इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुनरो द्वारा जो 1820 में किया था। It allowed the government to deal with the cultivators. It allowed the government to deal with directly with the cultivators, also called रैयत। इसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करती थी कल्टिवेटर्स या किसानों को, उसे रैयत कहते हैं। फॉर रेवेन्यू कल्टिवेशन एंड गिव द पीजेंट्स फ्रीडम टू गिव up or acquire new land for cultivation। इसमें उन्हें छूट दी गई थी या तो अपनी ज़मीनों को वो छोड़ दें या नई ज़मीनें ले लें खेती करने के लिए। Peasants were assessed for only the land was cultivating। उन्हें उतनी ही जगह का लगान देना पड़ता था जहाँ पर खेती हो रही है। The revenue was fixed according to the fertility of the soil। ज़मीन का लगान उस हिसाब से लगाया जाता था कि ज़मीन उपजाऊ कितनी है। In रैयतवारी system, the ownership right was handed over to the peasants। और इसमें उनका अधिकार जो ज़मीन का था वो किसानों को ही दे दिया जाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट collected taxes directly from the peasants। वो ब्रिटिशर्स डायरेक्टली लेते थे लैंड रेवेन्यू किसानों से। The revenue rates of रैयतवारी were 50% from the land were dry and 60 in irrigated lands। उनको रेट्स फिक्स कर दिए गए थे। जो सूखा एरिया था जहाँ पर पानी की कमी थी वो 50% था और जहाँ पर पानी की सुविधा ज़्यादा थी, इरिगेशन अच्छे से किया जाता था, वहाँ 60% था। इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट अंडर ब्रिटिश रूल peasants survived in a very little income। The permanent settlement did not improve the situation। ब्रिटिश रूल में किसानों को बहुत कम पैसे में गुजारा करना पड़ता था। परमानेंट सेटलमेंट से भी कोई उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया। दे वर लेफ्ट इन द मर्सी ऑफ द जमींदार हु रेज रेंट्स टू अनबेरेबल लिमिट्स, कंपेल देम टू पे इलीगल ड्यूज एंड परफॉर्म फोर्स लेबर और begged and oppressed them in the diverse way or the other। उनको जमींदार की दया पर ही निर्भर रहना पड़ता था। वो उसने रेंट बढ़ा दिए थे जो बर्दाश्त से बाहर थे और उनसे फोर्स लेबर कराता था, ज़बरदस्ती काम कराता था और उनको पैसे भी नहीं मिलते थे और हर तरीके से सताया जाता था। The condition of the cultivators in the Rayatwari and Mahalwari areas also did not improve। ना रैयतवारी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुआ ना महालवारी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट मिला। Here the government took the place of zamindar and levied excess land revenue which was in the beginning fixed as high 1/3 to 1/2 of the produce। यहाँ गवर्नमेंट ने अब और ज़्यादा परेशान करना शुरू किया। उन्होंने 1/3 से 1/3 से आधा कर दिया जो उनका पैदावार का लगान देना पड़ता था।
the revenue loans taken to pay revenue, money lenders, zamindar and the government were making their condition worsen day by day. With no crops, no money and under a heavy debt, they were forced to sell their lands whom they considered their mother. उनको वो लैंड लेते थे, सबसे ज़्यादा रेंट लेते थे, किराए वो लेते थे उनसे, मनी लेंडर से पैसा का लेना पड़ता था, ज़मींदार से भी लेना पड़ता था, इसलिए कि उन्हें रेवेन्यू पे करना है, और उससे उनकी हालत ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी। ना ही उनके पास पैसे थे और ना ही अनाज था, और वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए थे। डेप्थ माने होता है कर्जा, और इसके लिए उन्हें ज़मीन भी बेचनी पड़ती थी जो उनके लिए माँ समान थी। Cultivation of the cash crops. The 19th century saw an increase in the cultivation of commercial or cash crops. Few Indian commercial crops such as cotton, indigo, opium, wheat, rice made it to the global market under the British Raj in India. 19th century में जो बढ़ावा दिया गया वो कैश क्रॉप्स को दिया गया। उसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप्स उगाने के लिए कहा जाता था, जैसे कॉटन, इंडिगो, इंडिगो नील को कहते हैं, वीट, राइस में, और चावल, गेहूँ, यही सब उगाने को कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें उनके मार्केट, ग्लोबल मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में सेल होती थी, इसलिए यही बोने को कहते थे। The second half of the 19th century saw some increase in the land under cultivation and agriculture production expanded at the rate of about 1% per year by the later 19th century. अब आगे थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, 1% कल्टीवेशन और बढ़ा, जिसमें प्रोडक्शन 1% बढ़कर मिला। These crops were used in the British manufacturing industries. ये जो इंडिगो यूज़ कराते थे या क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स उगाते थे, ये ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते थे। Hence they encourage cultivation. The company forced the peasants to grow cash crops. वो कंपनी किसानों पे जोर देती थी कि सिर्फ कैश क्रॉप्स ही बो, जैसे लाइक इंडिगो, सिर्फ इंडिगो रिजल्टेड इन लेस प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, इसीलिए फूड क्रॉप्स कम हो गए, प्रोडक्शन उसका कम हो गया, लोगों को फूड क्रॉप्स कम मिलना शुरू हो गए। इंडिगो इज ए ब्लू कलर्ड डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इंडिगो प्लांट। इंडिगो नील को कहते हैं, वो ब्लू कलर की होती है, वो उस इंडिगो प्लांट से ही निकाली जाती है। इट इज़ यूज टू डाई क्लोथ्स, ये कपड़ा रंगने के लिए यूज़ करते हैं। Under British power, indigo planting became more and more commercially beneficial, profitable because of the demand for the blue dye in Europe. It was introduced in large part of Burdwan, Bankura, Birbhum, North 24 Parganas and Jessore, present Bangladesh. इंडिगो प्लांटेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाने लगा क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉफिटेबल थी, उनको फ़ायदा पहुंचता था और इसकी डिमांड यूरोप में बढ़ रही थी। ये बहुत से एरियाज़ में बोई जाती थी, बुर्दवान, बांकुरा, बिरभूम और नॉर्थ 24 परगनाज और जैसौर, जो अब एक प्रेजेंट बांग्लादेश है। Due to industrialization, textile industry flourished and the demand of indigo increased. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा,
कपड़े की फैक्ट्रीज बढ़ना शुरू हुई तो डिमांड भी इंडिगो या नील की बढ़ गई. Since the climate of the England was not suitable for the indigo cultivation, they imported indigo from other places. To meet the growing demands, Britain turned towards India. इंग्लैंड का मौसम इसके लिए सूटेबल नहीं था. वहाँ पे इंडिगो उगाई नहीं जा सकती थी. ये गर्म इलाके में बोई जाती है. इसीलिए उन्हें अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए और कंट्रीज से लेना पड़ता था. डिमांड बढ़ने से तो वो इनका ध्यान इंडिया की तरफ, भारत की तरफ आकर्षित हुआ. द इंडिगो प्लांटर persuaded the peasants to plant indigo instead of food crops. उन्होंने पीजेंट से ये कहा कि इंडिगो ही बो, फूड ग्रेन्स नहीं या फूड क्रॉप्स नहीं बोना है. दे प्रोवाइडेड लोन्स, वो लोन देते थे जिसको कॉल्ड डेबन एट वेरी हाई इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे दिया जाता था. वंस ए फार्मर टुक सच ए लोन ही रिमेन इन डेब्ट फॉर ए होल लाइफ बिफोर पासिंग इट टू हिज सक्सेसर. एक बार जब वो लोन ले लेता था किसान तो जिंदगी भर कर्ज में ही डूबा रहता था, यहाँ तक कि उसे अपना लोन अपने सक्सेसर के तक को चुकाना पड़ता था. द प्राइस पेड बाय द प्लांटर्स वाज मेगर. जो प्राइस प्लांटर्स देते थे वो मेगर होती थी, उसे मेगर कहते थे. ओनली 2.5% ऑफ द मार्केट प्राइस, जो सिर्फ 2.5% होती थी मार्केट प्राइस की, वो किसानों को मिलती थी. द फार्मर्स कुड मेक नो प्रॉफिट ग्रोइंग इंडिगो. उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता था नील को बोने में. द फार्मर वर टोटली अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो प्लांटर्स भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं देते थे. हु रिस्टोर्ड टू मॉर्टगेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ इफ दे वर अनविलिंग टू ओबे देम. या तो उन्हें वो अपने आप बंदी बना लेते थे या उनकी सारी प्रॉपर्टी या संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे अगर वो उनकी बात मानने से मना करते थे. गवर्नमेंट रूल्स फेवर्ड द प्लांटर्स. By an act of 1833, the planters also granted a free hand in oppression. Even the zamindar sided with the planters. और जो एक एक्ट बनाया गया था 1833 में जिसमें प्लांटर्स को फ्री हैंड दे दिया गया था, उन पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं था, लेकिन और जमींदार भी प्लांटर्स का ही साथ देते थे. अंडर दिस सीवियर ऑपरेशन, जब ये इन पे ज़्यादा दबाव बनाया गया, द फार्मर रिजॉर्टेड टू रिवोल्ट. उन्होंने सोचा अब हम बगावत करेंगे. द बंगाली मिडिल क्लासेस सपोर्टेड द पीजेंट्स होल हार्टेडली. बंगाली इंटेलेक्चुअल Harish Chandra Mukherjee described the plight of the poor farmer in his newspaper The Hindu Portrait. मिडिल क्लास बंगालीज जो थे वो पूरी तरह खुले दिल से इनके किसानों के साथ थे. एक इंटेलेक्चुअल हरीश चंद्र मुखर्जी ने इनकी सारी हालत के बारे में अपने हिंदू एक न्यूज़पेपर में लिखा जिसका नाम है हिंदू पोर्ट्रेट. However, the articles were overshadowed by Deenbandhu Mitra, who depicted the situation in his play नील दर्पण. लेकिन उसका असर इस जो अखबार का था वो थोड़ा कम हो गया जब दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले लिखा नील दर्पण,
जिसमें उन्होंने किसानों की हालत के या दशा के बारे में बताया गया था। His play created a huge controversy which later banned by the British East India Company to control the agitation among the Indians. इससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ गई। कंट्रोवर्सी मीन्स लोग अब बहुत इधर उधर की बातें सोचने लगे, विच जिसे आगे जाके बैन कर दिया गया, बंद कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस ताकि इस जो एजिटेशन है, जो ये संघर्ष शुरू हुआ है, इसको रोका जा सके। इंडिगो रेबेलियन। The Indigo Revolt or Neel Vidroh was a peasant movement and subsequent uprising of indigo farmers against the indigo planters that rose in Bengal in 1859. द इंडिगो रिवोल्ट या संघर्ष, जिसको नील विद्रोह भी कहा जाता है, वो किसानों का मूवमेंट था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कहाँ वो स्टार्ट हुआ? बंगाल से इन 1859 में। द रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज ऑफ गोविंदापुरा एंड चाहूगाचा in Krishnanagar, Nadia district, where Vishnu Charan Viswas and Digambar Viswas first led the rebellion against the planters. जो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ, ये विलेज गांव से शुरू हुआ, गोविंदपुर और चाहूगच्चा जो कृष्णानगर में है, नादिया डिस्ट्रिक्ट में, जहां विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने पहले इसको इनके खिलाफ शुरू किया। इट स्प्रेड रैपिडली इन मुर्शिदाबाद, बिरहम, बुर्दवान, पबना, खुलना एंड नारेल। ये फिर आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी एरियाज़ में फैल गया, जैसे मुर्शिदाबाद, बिरहम, बुर्दवान, बबना, खुलना एंड नारेल। Some indigo planters were given a public trial and executed. कुछ लोगों को तो पब्लिक ट्रायल मीन्स पब्लिक के सामने ही सजाएं दी गई और कुछ को फांसी पे लटका दिया गया। द इंडिगो डिपोट व बर्न डाउन, उनके गोदामों को, नील के गोदामों को जला दिया गया। मैनी प्लांटर्स फ्लेड टू अवॉइड बीइंग कॉट, बहुत सारे तो इस डर से भाग गए कि कहीं पकड़े ना जाएं। द जमींदार वॉज ऑल्सो टारगेट ऑफ रिबेलियस पीजेंट, जमींदार भी इन किसानों का टारगेट पे थे। वो इन जमींदार्स को भी सजा देना चाहते थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। द रिवोल्ट वॉज ruthlessly suppressed. Large force of police and military, backed by the British government and the zamindar, mercilessly slaughtered a number of peasants. लेकिन इसको ज़बरदस्ती दबाया गया, इस मोमेंट को। इसमें बहुत सारी पुलिस फोर्स और मिलिट्री को यूज़ किया गया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़मींदार का साथ दे रही थी, और उसमें उन्होंने बहुत सारे किसानों को बुरी तरह से मारा। ब्रिटिश पुलिस mercilessly hanged a great leader of Indigo rebel विश्वनाथ सरदार, और जो मेन लीडर था इनका, उसे फांसी पे लटका दिया ब्रिटिश पुलिस ने। द रिवोल्ट has a strong effect on the government, which immediately appointed the Indigo Commission in 1860. इसका असर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ा, इसलिए उन्होंने फौरन एक इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया इन 1860।
In commission report, EWL Tower noted that no chest of indigo reached England without being stained with human blood, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जो भी इंडिगो पहुंच रहा है वो बिना भारतीय खून के धब्बों के नहीं पहुंचता. Finally, the British government formed the Indigo Commission in 1860 due to Nawab Abdul Latif initiative with the goal to putting end up the repression of indigo planters. ये इन्होंने नवाब अब्दुल लतीफ़ के इनिशिएटिव इन्हीं ने आगे बढ़ाया कि इसको ख़त्म किया जाए इंडिगो कमीशन द्वारा. द प्लांटर शिफ्टेड बेस टू बिहार एज बंगाल स्टॉप बीइंग द हब ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन. अब प्लांटर्स ने बिहार की तरफ अपना ध्यान आकर्षित किया क्योंकि बंगाल ने अब यहाँ पर खेती करना बंद कर दिया था. द चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री of class 8 ruling the countryside has been ended. Now you have to read the chapter carefully and write the answers and read the exercise and do it carefully.